उत्तराखंड में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सोमवार को देहरादून में बीजेपी मुख्यालय पर इस बैठक का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अगुवाई में यह बैठक होगी। इस बात की जानकारी बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने दी है। उन्होंने कहा है कि बैठक में मुख्यमंत्री धामी समेत संगठन के तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। मतगणना के बाद किस तरह से बीजेपी को आगे बढ़ाना है और उसकी रणनीति क्या होगी, इस पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, इसलिए भविष्य की रीति नीति क्या होगी, इस पर मंथन किया जाएगा। पूरा कंप्लीट फीडबैक लेना कि 70 विधानसभाओं में क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के हिसाब से, संगठन के हिसाब से, सरकार के हिसाब से कहां तक जा रहे हैं, 45 पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, 45-50 के बीच में आने वाले हैं, नहीं आने। उसके बाद दूसरा जो मुझे लगता है बैठक का बिंदु होने वाला है, रहने वाला है कि सरकार बनने की स्थिति में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है तो मंत्रिमंडल एलोकेशन कैसे होना है, पहले से ही सारी चीजें तय कर लें कि जो अगर संभवतः हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ मिनिस्टर्स को शपथ दिलाएं या सभी को शपथ दिला दें, या संभवतः यह भी हो सकता है कि वो देखना चाहेंगे कि अब की बार ये जो गवर्नमेंट जाने वाली है या कार्यवाहक है, इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस उत्तराखंड को कैसे दे सकें, और विधायकों में से जो सबसे योग्य हैं या जो प्रोफेशनल हैं किसी क्षेत्र के, कोई चिकित्सक है, कोई स्पोर्ट्स का है या कोई शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है, इन लोगों को कैसे हम जिम्मेवारी दे सकें। तो मुझे लगता है कि मतगणना से पहले का फीडबैक और मतगणना के पश्चात क्या तस्वीर बननी जा रही है, कैसे सब लोगों को साथ लेंगे, क्षेत्रीय संतुलन भी बना रहे और स्टेट को एक जो है बेहतरीन सुशासन करने वाली, गुड गवर्नेंस वाली गवर्नमेंट दे सके, इन्हीं सब चीजों पे मुझे लगता है बातचीत हो रही है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सहारा समय उत्तराखंड की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, बीजेपी की मतगणना से पहले बैठक जाहिर तौर पर अहम तो होगी ही, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? मार्च का, तो 10 मार्च से पहले बीजेपी ने अपने सभी जो भी उसके उम्मीदवार हैं, सांसद हैं, इसके अलावा संगठन के वरिष्ठ लोग हैं, जो चुनाव प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोगों को बुलाया है। और इसके लिए खासतौर पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आ रहे हैं। उनके साथ केंद्र के अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे जो यहाँ पर चुनाव के प्रभारी रहे या प्रदेश प्रभारी रहे, और सभी लोग मतगणना को लेकर जो एक पार्टी का अपना चिंतन मंथन है उस पर बातचीत करेंगे, उसमें दिशा निर्देश जारी करेंगे। क्योंकि इस बार उत्तराखंड में जिस तरीके की तस्वीर अब तक सामने आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है और कहीं भी किसी के भी पक्ष में पलड़ा भारी हो सकता है, और बीजेपी किसी भी हाल में उत्तराखंड में सरकार बनाना चाहती है। जैसे कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी ने कई प्लान तैयार किए हुए, तो ये बात सही है कि रणनीतिक तौर पर बीजेपी ने प्लान ए, प्लान बी अपना तैयार किया हुआ है, और उसी के तहत सभी के सामने बातचीत रखी जाएगी कि अगर पूर्ण बहुमत मिलता है तो फिर बीजेपी का एक्शन क्या होगा, किस तरीके के निर्देश होंगे कि काउंटिंग के बाद जो विजयी उम्मीदवार हैं, जो विधायक यानी कि बन जाएंगे, वो कहाँ आएंगे, किस तरीके से मीटिंग होगी, क्या पूरी प्रक्रिया होगी, या फिर कहीं कोई इब्बट होती है तो उसमें फिर बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो ये सब विषय है जिस पर बातचीत होगी। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट है वो उत्तराखंड में हमेशा से बहुत अहम रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की कई सीटों का फैसला कह सकते हैं कि पोस्टल बैलेट से होता है। और जिस तरीके से कांग्रेस इस बार बहुत सवाल उठाती रही है, लगातार ये बात सामने आती रही है कि बीजेपी प्रभावित कर रही है जो भी पोस्टल बैलेट हैं, जो मतदाता हैं उनको, और खास तौर पर सेना का भी एक वीडियो कांग्रेस ने जारी किया था कि किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में एकमुश्त वोट डलवाए जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि उम्मीदवारों को पता ही नहीं है कि उनके यहाँ से डाक मत जो मत पत्र है वो कहाँ कहाँ गए। इस तरीके की सारी चीजें रही है, तो इस बात को लेकर भी अपने लोगों को खास तौर पर बीजेपी बताएगी। और उससे बड़ी बात है कि सबको एक कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत करना कि जो काउंटिंग हो रही है उस समय सभी लोग एक रहें, कहीं कोई बिखराव वाली नौबत ना आए, या कहीं कोई किसी तरीके का इस तरीके का मैसेज ना जाए कि बीजेपी के अंदर अनुशासन की कमी है। क्योंकि एक आधा दर्जन से ज्यादा अनुज जो विधायक हैं, सिटिंग विधायक जो इस समय उम्मीदवार थे, उन्होंने भीतरघात का आरोप काउंटिंग से पहले ही लगाया हुआ है, और आरोप तो प्रदेश अध्यक्ष तक में लगे हुए हैं।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने घर को मजबूत और एक रखने के लिए इस मीटिंग को कर रही है। ज्योत्सना, जाहिर तौर पर मतगणना से पहले इस तरह की मीटिंग का बुलाना और जिसमें यह कहना कि मतगणना के बाद किस तरह का गुड गवर्नेंस हम दे पाएंगे राज्य को, निश्चित तौर पर इसका मतलब तो यह हुआ कि बीजेपी पूर्णतः आश्वस्त है कि वो सत्ता में आ रही है। बिल्कुल, देखिए आपने और मैंने इस बारे में कई बार बात की है कि बीजेपी का नारा 60 पार था। बीजेपी का कहना है कि वो प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार में आ रही है और उत्तराखंड का जो राजनीतिक इतिहास है उसे पलटने जा रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि लगभग 48 सीटें कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं, बढ़ चढ़ करके दावे हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरीके से कह रहे थे वो उसी कह सकते हैं कि उसी दावे को वो आगे कर रहे थे कि हम सरकार रिपीट कर रहे हैं। लोगों ने मैजिक मोदी पर यकीन किया है और बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है और फिर से उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, तो वो उस लिहाज से दावा कर रहे थे। अगर अनुज मैं कांग्रेस की बात करूं तो बीजेपी की देहरादून में बैठक है और कांग्रेस के दिग्गज दिल्ली जा रहे हैं। चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, चाहे हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें या हरीश रावत की बात करें, कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो 1-2 दिन आज और कल दिल्ली में रहेंगे। वहां पर उनका मंथन होगा, उनकी भी हाई कमान से मुलाकात है। प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी सभी लोग बैठेंगे, चिंतन मंथन करेंगे और वो भी बीजेपी की तरह प्लान ए और प्लान बी पर भी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि प्लान बी की बात बार बार इसलिए हो रही है कि जो अभी तक की तस्वीर सामने आ रही है उसमें ये लग रहा है कि बीएसपी और कुछ निर्दलीय यानी बागी, कांग्रेस और बीजेपी के बागी सीटें निकाल सकते हैं, वो विनिंग कंडीशन में है। अगर वो जीतते हैं और किसी को अगर बहुमत के लिए कुछ सीटों की जरूरत होगी तो उनके संपर्क में कांग्रेस और बीजेपी के आला नेता अभी से हैं कि वो उनके पक्ष में हो सके। जो जिसका करीबी है उसको उस मिशन में लगाया गया है। तो दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं और वो दावे के अकॉर्डिंग ही प्लान ए और प्लान बी पर काम कर रहे हैं। बीजेपी देहरादून में कर रही है तो कांग्रेस दिल्ली में कर रही है। अनुज जी, ज्योत्सना आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मतगणना को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर चमोली जिले में भी तैयारियां जोरों पर हैं। शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की उपस्थिति में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि लोकतंत्र में चुनाव अति महत्वपूर्ण कार्य होता है, इसलिए प्रशिक्षण में जो जानकारी दी जा रही है उसे अच्छी तरह से समझ लें। जहां आशंका हो उसे प्रशिक्षण के दौरान समझ लें ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। उन्होंने कहा है कि मतगणना के दौरान पूर्ण मनोयोग से काम करें, कतई भी जल्दबाजी ना करें। प्रशिक्षण के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम का भी जायजा लिया। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दावा किया है कि 10 मार्च को कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी येन केन प्रकारेण सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश करेगी, इसीलिए किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतगणना केंद्र के अंदर जाने वाले कार्यकर्ताओं को अब बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मतगणना के दौरान किसी भी तरह की कोई धांधली न होने सके। पूरी कांग्रेस कार्यकर्ता हर हालात पर निगरानी रखे हैं। उन्होंने कहा है कि कैग की ओर से शिक्षा विभाग में 2010 के बाद से हुई अनियमितताओं के प्रकरण पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साफ किया है कि जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, शिक्षा विभाग में कैग की ओर से उठाए गए तमाम सवालों की जांच कराई जाएगी। गोदियाल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी साफ किया है कि बीजेपी नेता भले ही 2016 के प्रकरण पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन एक भी साक्ष्य बीजेपी नेताओं के पास नहीं है, जबकि बीजेपी के लिए पूरे देश में यह धारणा है कि वो जोड़ तोड़ की सरकार बनाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की 7 तारीख को होने वाली जो प्रस्तावित बैठक है, मैं उसके बारे में इतना कह सकता हूं कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठ। जो परिणाम आने वाले हैं वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन खिसकाने वाले होंगे। और ऐसे में जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का चीरफाड़ करने के लिए, उन आरोपों पर बातचीत करने के लिए उन्होंने बैठक बुलाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल कोई पार्टी है, राजनीतिक दल है, वो बैठक बुलाए, जो करें, हमें उससे कोई लेना नहीं। उधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान का कहना है कि कांग्रेस जिस तरह का आरोप लगा रही है वो कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के
पहले अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करनी चाहिए। 2016 में जब कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी का दामन थामने पहुंचे थे तो अपने विधायकों को रोकने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से 1-1 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि यह मामला एक स्ट्रिंग के जरिए उजागर हुआ था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस और माननीय हरीश रावत जी पिछले मतदान के बाद से लगातार प्रश्न ही उठा रहे हैं। वो पोस्टल बैलेट पे ही नहीं उठा रहे हैं, वो दिव्यांग वोट पे उठा रहे हैं, बुजुर्गों के वोट पे उठा रहे हैं, वो सर्विस बैलेट जो शिक्षक कर्मचारियों का है उस पे उठा रहे हैं। अब देखिए कि रोता कौन है, रोने कौन लगता है, बिलखता कौन है, चिल्लाता कौन है। इसका मतलब तो वो पहले से ही अपनी हार को एक तरीके से आधे अधूरे रूप में स्वीकार कर रहे हैं, या उनका अनुमान है, या उनकी संभावना है, या उनको अपने जो नीचे से उनके पास फीडबैक आया उसकी पूरी जानकारी मिल गई है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मतगणना के पश्चात जैसे ही नतीजे आएंगे तो कांग्रेस फेस सेविंग कर सके, वो कह सके साहब हम तो 15 दिन से कह रहे थे पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ है, तमाम चीजें वो गिनाएंगे। मुझे लगता है इसके अलावा कोई कारण नहीं। आपके अकॉर्डिंग आप कांग्रेस को बौखलाहट करार दे रहे हैं हार की, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रैक रिकॉर्ड। और ताजा अपडेट के लिए एक बार फिर से रुक करेंगे देहरादून में मौजूद ज्योत्सना का। ज्योत्सना, जाहिर तौर पर बड़ा ही हास्यास्पद बयानबाजी है ये। अभी मतगणना हुई नहीं, रिजल्ट आया नहीं, बहुमत साबित हुआ नहीं और दोनों दलों के नेता रिजल्ट आने के बाद की बात करने लगे हैं कि तुम हमारे विधायक तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे। वो उनको 2016 की बात याद दिला रहे हैं कि आपने 1-1 करोड़ देकर अपने विधायकों को रोका था। जाहिर तौर पर पहले रिजल्ट तो आने दीजिए, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी शोभा देती है। देखिए अनुज, मैंने आपको बताया कि दोनों दल अपने प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तक पहुंच गए हैं, क्योंकि दोनों का दावा है कि वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन दोनों को अपने अपने घरों पर भी यकीन नहीं है। यानी कि दोनों को ये डर है कि हमारे घर में तोड़ फोड़ ना हो जाए। चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी हालांकि कैडर बेस्ड पार्टी अपने को कहती है, अनुशासित पार्टी कहती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तो 2016 की टूट को देखा है। पार्टी का एक बहुत बड़ा ग्रुप बीजेपी में चला गया था, तो कांग्रेस सहमी भी है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी इस समय केंद्र में बहुत मजबूत स्थिति में और वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि मैं कुछ भी शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, उसके पीछे आशय यही है कि कांग्रेस के अंदर बड़ी तोड़फोड़ हो सकती है, कांग्रेस के विधायकों को लिया जा सकता है ताकि बीजेपी सरकार बना दे। जो हमें जानकारी मिल रही है, कांग्रेस ने तो अपना प्लान यहाँ तक बनाया हुआ है कि अगर उसके वो बहुमत की तरफ जाती है या बहुमत से 2-4 सीटों की कमी कहीं नजर आती है तो वो जीतते ही अपने विधायकों को राज्य से बाहर भी कर सकती है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने डिनाई किया कि नहीं, हम किसी को बाहर नहीं भेजेंगे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि बाहर व्यवस्था की गई है, हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई है ताकि कुछ भी ऐसी स्थिति आए और बीजेपी के संपर्क में उनके विधायक न रहने पाए। वही बीजेपी को भी कहीं ना कहीं शक है कि इस बार कहीं कांग्रेस उनके यहाँ सेंधमारी ना कर दे, और उससे बड़ा जो डर है वो है जो निर्दलीय और अन्य दलों के लोग जीत कर आएंगे, उन्हें लेकर दोनों में एक संशय है कि ये किसके पक्ष में जाएंगे। तो दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, दावा जरूर कर रहे हैं बाहर की हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, क्योंकि दोनों को अपने घरों और घरों के मेंबर्स पर पूरा यकीन नहीं है। जी जी, ज्योत्सना बनी रही है हमारे साथ। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सालों साल चलने की गारंटी चाहिए तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगवाइए। तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई ही लगाओ। स्प्लाइस प्लाई, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। जब बात स्पेशल मोमेंट्स की हो या
अपनों की खुशियों की, क्यों ना बनाए इन्हें खास ऐशप्रा डायमंड्स के साथ। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन से लौटे उत्तराखंड के छात्रों से मुलाकात की है और उनकी कुशल क्षेम पूछी है। और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों के संबंध में जानकारी ली है। दिल्ली और मुंबई में उत्तराखंड राज्य की तरफ से समन्वय केंद्र बनाया गया है, जिसमें यूक्रेन से आने वाले उत्तराखंडियों के बारे में जानकारी मिल रही है। सभी लोगों के ठहरने और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए व्यवस्था की गई है। ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर में बाल विकास परियोजना विभाग में घोटाला सामने आया है। मामला उमरपुर गांव का है। गांव की महिलाओं का आरोप है कि हर महीने सरकार की तरफ से उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। पैड की कीमत 6 रुपए है, लेकिन महिलाओं से आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक पैड की कीमत 10 रुपए वसूली जा रही है। जब लाभार्थियों ने इसका विरोध किया तो आंगनबाड़ी केंद्रों में कहा गया है कि पैड लेना जरूरी है, नहीं तो अन्य सामान भी नहीं दिया जाएगा। महिलाओं का कहना है कि बाल विकास विभाग का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आता, इसलिए उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती और ना ही अफसरों को इस धांधली का पता चल पाता है। मिठाई है, दाल है और वे हैं क्या कहते हैं, दाना पैड है। कई हमने कि हमें पैड नहीं चाहिए तो क्या राशन को मना कर दी कि राशन नहीं मिलेगा अगर पैड नहीं लोगे तो। पैड के कितने पैसे आपसे लिए गए? पैड के लिए गए, एक पैड के 10 रुपए 50 रुपए लिए गए हमसे 50 रुपए। हाँ, और एक बच्चों वाला पैड वो है, पैकेट मिठाई है। पैड दिए गए हैं ये? हाँ। पैसे आपसे लिए गए ये? 50 रुपए। 50 रुपए में कितने पैड दिए गए हैं ये? 5। मैंने बोला था, पिछली बार भी बोला था, मैंने कहा इन पे तो इतना रेट है 8 रुपए, पिछली बार भी 8 था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें 20 रुपए चाहिए। के माध्यम से अभी ये जानकारी मुझे मिली तो इसमें जांच कराकर संबंधित के जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चंपावत जिले के टनकपुर में यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला ने वकील विजय शुक्ला पर शादी का झांसा देकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि जब वो गर्भवती हुई तो वकील और उसकी सहयोगी महिला अनीता समंत ने उसे जबरन गर्भपात कराने के लिए धमकी दी। टनकपुर के डीएसपी का कहना है कि पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपी वकील विजय शुक्ला और उसकी सहयोगी महिला मित्र अनीता सामंत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक अधिवक्ता है टनकपुर में विजय शुक्ला, उनके ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाए हैं और उसके बाद से इसका गर्भपात भी है। इस आधार पर कोतवाली टनकपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना प्रारंभ कर 376 और गर्भपात कराना सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना प्रारंभ हो चुकी है और इसमें जैसे जैसे आगे सबूत मिलते जाएंगे उसके आधार पर अभियोग कार्रवाई। खटीमा के सुरई रेंज में 2 तेंदुए के संघर्ष के बीच एक तेंदुए की मौत हो गई है। तेंदुए की मौत से वन विभाग के अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल वन विभाग के कर्मचारियों को गश्त के दौरान जंगल में तेंदुए का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके आसपास 2 तेंदुए मंडराते हुए नजर आए। वन विभाग के कर्मचारियों ने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वन विभाग के अफसरों और कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए के शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद उसकी अंत्येष्टि कर दी गई है। उधर वन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि जंगल में कोई भी व्यक्ति घास आदि के लिए अकेले ना जाए, क्योंकि तेंदुए आक्रामक स्थिति में हैं और वो कभी भी किसी पर हमला कर सकते हैं। सुरई तृतीय बीट कक्ष संख्या 46D में एक गुलदार का शव दिखाई दिया। वो जब उसके पास जाने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उसके आसपास 2 टाइगर भी थे। इसके बाद उन्होंने हमें सूचना तुरंत मुझे दी। उसके बाद मैंने उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए तुरंत मैं मौके पर पहुंचा घटनास्थल पर। तत्पश्चात हमारे एसडीओ साहब भी पहुंचे, तुरंत डॉक्टरों को लेके जब हम
उसके पास गए तो हमने देखा कि 2 बाघ जो हैं उसके आसपास घूम रहे हैं और वो हमला करने के मूड में थे। तो हमें बड़ी मेहनत और कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 2 से 3 घंटे के बाद तीसरे चक्कर में हम उस समय तो वापस हो गए। फिर हम दोबारा गए कि ये बाघ जो है ये यहाँ से हट चुके होंगे ताकि हम सबका निरीक्षण करा के पोस्टमार्टम करा सकें। तभी तक बाघ वहाँ पर मौजूद थे और हटने को तैयार नहीं थे। तीसरे प्रयास में फिर हमने प्रयास किया, पूरे फोर्स के साथ हम गए और हमने किसी तरह से नियंत्रण करके स्थिति पर सबको अपने कब्जे में लिया और जो डॉक्टर साहब हमारे साथ थे उनसे हमने उसका पोस्टमार्टम कराया और उसके साथ कोई अंत्येष्टि कराई। देहरादून में उत्तराखंड राजभवन में आगामी 8 और 9 मार्च को 2 दिवसीय वसंत उत्सव का आयोजन किया जाएगा। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वसंत महोत्सव के दौरान 12 प्रजाति के पुष्प लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे। इस दौरान कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जाएंगी। इस मौके पर 153 लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लोग राजभवन पहुंचकर पुष्प प्रदर्शनी को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं कि ये जो माहौल है, ऋतु है, बसंत की है और बसंत में संत जो शब्द है वो बहुत गहरा है और उत्तराखंड के लिए बसंत, संत और जो पुष्प हैं वो अलग ही एक खुशी, एक सुख, शांति, सौंदर्य अपने साथ में लेके आते हैं। तो इसको हम एक उत्सव की तरह मना रहे हैं, बसंतो उत्सव 2022। और एज ए कर्टन रेजर मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं कि 8 और 9 मार्च को ये मनाया जा रहा है। मुझे तो व्यक्तिगत रूप के ऊपर में एक और खुशी है कि ये राजभवन के प्रांगण में, परिसर में और हम सब मिलकर, पूरे प्रदेश मिलकर इसको मनाने जा रहे हैं। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के सरनौल गांव में 2 दिवसीय पांडव नृत्य का समापन हो गया है। पांडव नृत्य में जोगटा हाथी और गैंडा नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। सरनौल गांव का पांडव नृत्य की अपनी एक अलग पहचान है। सदियों से चले आ रहे इस पांडव नृत्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। माघ और फाल्गुन मास में पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है और उस दौरान लोगों ने जोगटा हाथी और गैंडा नृत्य का आनंद लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samalive.com सहारा।